चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। पॉलिटी के तीसरे क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत। और आज हम लोग संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाते हुए 1919 का भारत परिषद अधिनियम 1919 को देखने वाले हैं। कल हम लोग देखे था 1813, 1833 का और 1909 का। अगर आप लोगों ने से जो भी विद्यार्थी पिछला क्लास नहीं देखा है, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप देख लेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं। आज भारत परिषद अधिनियम 1919, 1909 और 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सभी परीक्षाओं में लगभग आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 1919 के प्रावधान में सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम क्या कहते हैं, मोंटेगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोंटेगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। कहेगा किस अधिनियम को मोंटेगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाएगा, तो भारत परिषद अधिनियम 1909। मोंटेगेऊ 1919 के समय में भारत का सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उस समय भी भारत का वायसराय कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो भारत परिषद अधिनियम को मोंटेगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। कहेगा किस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो कि परीक्षाओं में आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ये सारे प्रावधान पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। जिसमें पहला ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। 1793 ईस्वी से भारत सचिव का जो खर्च दिया जाता था वो कहाँ से, भारत के राजस्व से दिया जाता था। लेकिन अब यह खर्च, अब मतलब कब, भारत परिषद अधिनियम 1919 से अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो कहेगा किस अधिनियम में यह बताया गया कि जो भारत के सचिव होंगे उनका खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। या क्वेश्चन कह देगा कि भारत के सचिव को जो भारतीय राजस्व से खर्च दिए जाते थे उसको कब बंद कर दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में बंद कर दिया गया। आज चालू पूछेगा कब हुआ, तो 1793 से। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 12, देखेंगे भारत परिषद के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम अधिकतम 12 और मिनिमम 8 निश्चित किया गया। माने अधिकतम 12 हो सकता था और न्यूनतम कितना, 8 निश्चित किया गया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो कहेगा कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम द्वारा अपनाया गया है, तो भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 में। और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था बोलेगा, तो आप याद रखेंगे 1909 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ 2 प्रकार से चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो जनता जिसमें सीधे तौर से भाग लेता है, जैसे विधायक का चुनाव हो गया, सांसद का चुनाव हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया, ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है, डायरेक्ट जनता इसमें वोटिंग करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव, ये है ना, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये सब जो चुनाव होते हैं ये अप्रत्यक्ष, मतलब जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेते, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो जनता जिसमें सीधे तौर से भाग ले वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता है, और जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग ले, ठीक है ना, जनता के प्रतिनिधि भाग ले, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा अपनाया गया है, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के माध्यम से। और भारत परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना निश्चित किया गया, 12, और न्यूनतम कितना किया गया, 8 किया गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, 4 नंबर पॉइंट, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का
मताधिकार का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश भारत में महिलाओं के लिए पहला वोटिंग का जो राइट मिला वो 1919 के अधिनियम से, वही लिखा हुआ ब्रिटिश भारत में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला 5 नंबर, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, इसको एंग्लो इंडियन भी आप इंग्लिश में कहेंगे, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिसके मदर या फादर में से कोई एक यूरोपीय होते थे, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों पर लागू किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली पूछेगा कब लागू किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में। किस पर लागू किया गया? सिख पर, ईसाई पर, आंग्ल भारतीय पर और यूरोपियों पर। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं पॉइंट से आपके सवाल बनेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट देखेंगे 6 नंबर, इसमें VVI लगा लीजिएगा 6 नंबर में। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे बनता यह है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919। केंद्र में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका कब लागू किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। द्विसदनीय बोलेंगे या द्विसदनात्मक विधायिका भी आप इसको बोल सकते हैं। अब द्विसदनीय व्यवस्था में क्या क्या था जो देख लेते हैं। एक था राज्य परिषद जिसको उच्च सदन भी कहते थे उस समय। पहला क्या था? राज्य सदन, राज्य परिषद जिसको आप उच्च सदन कहते थे, और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, आप इसको निम्न सदन भी कहते थे। तो पहला राज्य परिषद या उच्च सदन, दूसरा केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन। अब सदस्यों की संख्या एक बार गौर कर लीजिए आप लोग। राज्य परिषद में पूछेगा कितने मेंबर होते थे? तो 60 मेंबर होते थे। टोटल कितने मेंबर? 60, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। तो 34 और 26 कितना हो गया? 60 हो गया। तो निर्वाचित कहने का मतलब है जो चुनाव कराते हैं, और मनोनीत कहने का मतलब है कि कोई खास व्यक्ति किसी खास समुदाय के लोगों, किसी खास वर्ग के लोगों को मनोनीत कर लेता है। जैसे अभी आप जानते होंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक होते हैं, फिल्म क्षेत्र से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, ऐसे पॉपुलर लेखक होते हैं, लेखिका होती हैं, है ना, लेखिका, जो इस तरीके के कुछ जो खास महत्वपूर्ण पॉपुलर व्यक्ति होते हैं उन लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो निर्वाचित पूछेगा किसको? तो 34 अमनोनीत जिसको चुन लिया जाता था, डायरेक्ट चुनाव लड़ने की उनको आवश्यकता नहीं होती थी। तो 34 को निर्वाचित और 26 को मनोनीत होता था। और इस सभी का कार्यकाल जो 60 मेंबर होते थे, कार्यकाल कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए फिक्स किया गया था। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय विधानसभा को या निम्न सदन को समझ लीजिए, इसमें टोटल मेंबर कितने होते थे? 145। टोटल मेंबर कितना? 145, जिसमें निर्वाचित 104 और मनोनयन 41 का। निर्वाचित 104 और मनोनयन 41 का। और कार्यकाल कितने समय का? 3 साल का। राज्य परिषद का कार्यकाल याद रखेंगे 5 साल का, और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल फिक्स किया गया था 3 साल का। द्वैध शासन प्रणाली काफी मुख्य, एकदम याद रखेंगे। द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहला पॉइंट कहेगा कि प्रांतों में लागू किया गया किस अधिनियम के द्वारा? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा, एकदम मुख्य ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति पूछेगा। प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्ति कब किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में लागू 1919 के अधिनियम द्वारा और समाप्ति 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला पॉइंट है, केंद्र में पूछेगा लागू कब किया गया? केंद्र में, ये तो प्रांत था। प्रांत कहने का मतलब अभी जो जिस समय के राज्य है ना उस समय प्रांत कहलाते थे, और केंद्र जो अभी भारत हमारा देश है उस समय केंद्र कहलाएगा। तो केंद्र में लागू पूछेगा तो 1935 के अधिनियम द्वारा। केंद्र में कब लागू हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वैध शासन का जन्मदाता को पूछेगा। द्वैध शासन का जन्मदाता कौन था? लियोनील कार्टिस। लियोनील कार्टिस
किस पुस्तक में? तो अपनी पुस्तक डायरकी में पूछेगा। डायरकी के भी लेखक, पुस्तक डायरकी के लेखक कौन? नियोलिन कार्टिस। इसी पुस्तक में, डायरकी में ही द्वैध शासन का चर्चा करते हैं, प्रयोग किए हैं। तो द्वैध शासन के जन्मदाता नियोलिन कार्टिस किस पुस्तक में? डायरकी पुस्तक में। लागू प्रांत में 1919 के अधिनियम द्वारा, समाप्ति 1935 के अधिनियम द्वारा। केंद्र में लागू पूछेगा तो 1935, प्रांत में पूछेगा तो 1919। एकदम इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता, ध्यान दीजिएगा, असफलता की जांच की समिति का अध्यक्ष कौन था? द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच के लिए जो समिति बना था उसका अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन, ठीक है, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर मूडीमैन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये 1919 के अधिनियम से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो सब आपके सामने दिया गया है, आप इसे याद करेंगे। 2-3 पॉइंट इसमें और हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग 9वां प्रश्न देख रहे हैं आज का। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से, 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से, डेट याद रखेगा, 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया था। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैध शासन पूछेगा कि किस किस राज्य में? तो बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया था। आप नाम याद रखेंगे। कब से? 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से। केंद्र एवं राज्य में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं प्रांत में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन जो आपसे पूछेगा किस अधिनियम द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का जो विभाजन हुआ था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। आज का सवाल आप लोगों के आपके सामने है, इसका उत्तर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना नाम के साथ लिखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम शामिल होने वाले भारतीय, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 में है एम.एन. राय, 3 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और 4 में आयूब अंसारी। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर छापें, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉलिटी का आप लोग को सीरीज चालू किया गया है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो महत्वपूर्ण तब होगा जब आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, तो कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।